अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी में जारी फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। एक जानिब मैदान में सनसनीखेज़ और यादगार मुकाबले इस टूर्नामेंट को तारीखी बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब मैदान से बाहर होने वाले मुतनाज़े फैसले भी इस वर्ल्ड कप को मुसलसल खबरों की जीनत बना रहे हैं। वर्ल्ड कप के आगाज़ से ही अमेरिका और फीफा को मुख्तलिफ तनाज़ात का सामना रहा और अब खुद अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत के बाद एक नया और बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है, जिसका मकसद तो अमेरिका की फ़ुटबॉल टीम की मदद करके उसकी अगले मरहले तक रसाई को आसान बनाना था। मगर ट्रंप की मदद के बावजूद अमेरिकी टीम को न सिर्फ बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि इस तनाज़े की वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप और फीफा के सदर को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी नकलें उतारी जा रही हैं, मीम्स बन रही हैं और ट्रंप की बात मानकर फीफा के कवानीन के मुतनाज़े इस्तेमाल पर फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो भी शदीद तनकीद की जद में हैं। और ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इस अहम आलमी इवेंट के दौरान ही एक मुतनाज़े फैसला कर दिया। वाज़ेह रहे कि 1 जुलाई को वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में बोस्निया के खिलाफ अमरीकी फ़ुटबॉल टीम के स्ट्राइकर फ्लोरिन बैलोगन को मुखालिफ खिलाड़ी को टैकल करने पर रेड कार्ड दिखाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें मैच से बाहर निकाल दिया गया था। यह फैसला तो मुतनाज़े था, मगर इसके बावजूद फीफा कवानीन के तहत अगर किसी भी खिलाड़ी को मैच के दौरान ख़राब कंडक्ट या जारहाना रवैये पर रेड कार्ड दिखाया जाता है तो वो खिलाड़ी कम अज़ कम अगले मैच के लिए भी मुअत्तल हो जाता है। और फ्लोरिन बैलोगन इस टूर्नामेंट में अमेरिका के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक थे और इस रेड कार्ड की वजह से उन्हें पीर को बेल्जियम के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच से बाहर हो जाना था। मगर इस रेड कार्ड के बाद इतवार को फीफा ने गैर मामूली तौर पर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने फीफा के डिसिप्लिनरी रूल्स के आर्टिकल 27 के तहत अमरीकी खिलाड़ी की मुअत्तली को ही आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। यानी सज़ा तो बरकरार है, मगर यह सज़ा 1 साल के प्रोबेशन पीरियड तक मुअत्तल रहेगी। यानी अमरीकी खिलाड़ी बेल्जियम के खिलाफ मैच खेल सकते हैं और बाद में उन्होंने मैच खेला भी। फीफा का ये फैसला सामने आने के फ़ौरन बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि दुरुस्त फैसला करने और एक बड़ी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने पर मैं फीफा का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस फैसले के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि खुद सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने फीफा में असर वसूख को इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला अपने हक़ में करवाया। और इस सिलसिले में ट्रंप ने फीफा के सदर से फ़ोन पर बात भी की और फ़ोन पर बात करने से पहले अमेरिकी सदर की टीम ने बाकायदा तौर पर कानूनी माहिरीन की मदद से फीफा के सामने एक केस भी बनाया, जिसके बाद ट्रंप ने फीफा के सदर से खुद बात की और फिर कल बेल्जियम के खिलाफ अमेरिका के मैच से चंद घंटे पहले खुद ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उनकी इस मामले पर फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से बात हुई है। मगर साथ ही सदर ट्रंप ने फीफा के सदर की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैंने फीफा के सदर से सिर्फ इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया था, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं कहा था कि आपको क्या करना है। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिकी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाने वाले रेफरी को भी मशकूक करार दे दिया। Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected. So I saw the play. I understand sports really well. And that wasn't a foul. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, he didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that means he can't play in the next game. At least. That's very unfair. I asked for a review by FIFA. I think it would have had a big stain. I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. And I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision. We have our best players, and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, let's say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing. So I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. जबकि फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने भी इस मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। मगर ये मुतनाज़े फैसला सामने आने के बाद दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन, साबिक खिलाड़ियों, कोचेस और मुख्तलिफ फुटबॉल तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फीफा में होने वाली हालिया सियासी मुदाखलत पर तनकीद की। और दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन ने फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि एक मुल्क के सरबराह ने अपने असर वसूख से खेल के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिससे वर्ल्ड कप की शफाफियत और साख हमेशा के लिए मुतासिर हुई है। और अमेरिका के खिलाफ अहम मैच से पहले बेल्जियम की फुटबॉल एसोसिएशन ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फीफा ने कहा कि उसका फैसला फीफा डिसिप्लिनरी कोड के आर्टिकल 27 की बुनियाद पर किया गया।
इस शेक के मुताबिक फीफा की कमेटी पहले से आयद की गई किसी भी सजा पर अमल दरामद को मुअत्तल करने का फैसला कर सकती है। ताहम इसी फीफा डिसिप्लिनरी कोड के आर्टिकल 66.4 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि रेड कार्ड की सूरत में मुतल्लिका खिलाड़ियों पर टीम के अगले मैच की मुअत्तली आयद होती है, जैसा कि इस वर्ल्ड कप में इससे पहले दिए गए तमाम रेड कार्ड्स के मामले में भी यही हुआ था। जबकि बेल्जियम की फुटबॉल टीम के कोच रूडी गार्शिया ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फीफा वर्ल्ड कप में 5 जुलाई को अब अप्रैल फूल समझा जाता है। हम ना अपनी टीम का दिफा कर रहे हैं और ना ही फेडरेशन का, बल्कि हम फुटबॉल का दिफा कर रहे हैं। साथ ही बेल्जियम की फुटबॉल एसोसिएशन ने यह दावा किया कि उन्होंने फीफा को इस फैसले की कॉपी के लिए खत भी भेजा ताकि उन्हें पता तो चले कि यह फैसला किस तरीक़ाकार के तहत किया गया था। मगर बेल्जियम की फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक फीफा ने इस खत के जवाब में उनसे कहा कि वो इस खत को एक अपील समझता है। इसके लिए एक जज मुकर्रर कर दिया गया है और बेल्जियम के पास अपनी अपील मुकम्मल करने के लिए सिर्फ चंद घंटे हैं। इसके अलावा फीफा ने कोई भी मालूमात फराहम नहीं की और फिर फीफा की अपील कमेटी ने बेल्जियम की इस अपील को मुस्तरद करते हुए अमरीकी खिलाड़ी को खेलने की इजाज़त दे दी। और फिर इस सारे तनाज़े के दरमियान कल बेल्जियम और अमेरिका के दरमियान हाई स्टेक प्री क्वार्टर फाइनल मैच हुआ तो बेल्जियम का यह गुस्सा पिच पर भी वाज़ेह तौर पर नजर आया। बेल्जियम ने मैच के दौरान अमेरिका को एकतरफा तौर पर 4 के मुकाबले में 1 गोल से ना सिर्फ शिकस्त दे दी, पूरे मैच में बेल्जियम अमेरिका पर मुकम्मल तौर पर हावी दिखाई दिया। जबकि मुतनाज़े फैसले के बाद मैच खेलने वाले फ्लोरिन बैलेगन इस मैच में मुकम्मल तौर पर ऑफ कलर नजर आए और वो अपनी टीम को इस बड़ी शिकस्त से बचाने में नाकाम रहे। इसी तरह मैच के दौरान ही बेल्जियम के खिलाड़ियों ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तंज भी किया और मैच के आखिरी लम्हात में जब बेल्जियम के खिलाड़ी रोमेलो लुकाकू ने अपनी टीम का चौथा गोल स्कोर किया तो बेल्जियम के तमाम खिलाड़ी उस गोल के जश्न के दौरान ट्रंप की तंजिया तौर पर नकल करते दिखाई दिए और उन्होंने ट्रंप के मशहूर डांस की नकल उतारी। सिर्फ यही नहीं, मैच के बाद बेल्जियम फुटबॉल टीम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर ट्रंप की दरख्वास्त पर फीफा के मुतनाज़ फैसले पर तंज करते हुए बेल्जियम के खिलाड़ियों के फातेहाना जश्न की तस्वीर शेयर की और अमेरिका और बेल्जियम के मैच का हवाला देते हुए लिखा कि अब इस फैसले को तब्दील कर दें। फीफा और अमेरिका पर तंज का यह सिलसिला सिर्फ बेल्जियम तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर से सोशल मीडिया सार्फिन इस फैसले के बाद अमेरिकी हुकूमत और फीफा पर तनकीद करते दिखाई दिए। इस हवाले से बड़े पैमाने पर मीम्स वायरल हुई। मारूफ बरतानवी सहाफ़ी और एंकर पर्सन पियर्स मॉर्गन ने अमरीकी टीम की शिकस्त और इवेंट से बाहर होने की पोस्ट पर तंजिया तौर पर लिखा कि अब सदर ट्रंप से क्यों नहीं कहते कि वो फीफा पर दबाव डालें ताकि वो इस मैच का नतीजा ही बदल दें। इसी तरह ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी IRIB ने अमरीका और बेल्जियम के मैच का स्कोर शेयर करते हुए लिखा कि अब ट्रंप बेल्जियम के साथ तिजारत पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। इसी तरह एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक्स पर लिखा कि टैरिफ आयद होने से पहले अभी जाकर अपने लिए बेल्जियन चॉकलेट खरीद लें। एक और सारिफ ने तंजिया तौर पर लिखा कि ट्रंप का कहना है कि बेल्जियम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। जबकि एक सारिफ ने ट्रंप की AI से बनी हुई एक वीडियो शेयर की जिसमें ट्रंप फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो को कॉल करके बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये शिकस्त नहीं थी, 4 गोल, कौन से 4 गोल, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर का मुकाबला था, बल्कि अगर किसी तरह वो 4 गोल ही ख़त्म कर दिए जाएं तो जीत हमारी ही बनती है। AI से बनी हुई इस मज़ाहिया वीडियो में ट्रंप मजीद कहते हैं कि ज़रा सोचो जियानी, अगर मैं बेल्जियम पर हमला कर दूं फिर तो यकीनन हमें ही फातेह करार दिया जाएगा। जबकि मैच से पहले भी सोशल मीडिया पर फीफा के मामलात में सदर ट्रंप की मुबैना मुदाखलत पर कई मीम्स बनी थीं और तंजिया पोस्ट सामने आई थीं। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IRIB ने एक तंजिया पोस्ट में लिखा था कि अगर आप रेड कार्ड को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम फीफा पर बमबारी कर देंगे। इसी तरह AI से बनी एक मज़ाहिया वीडियो में ट्रंप को अमरीकी खिलाड़ी को दिया गया रेड कार्ड फाड़ते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में मशहूर फिल्म डिक्टेटर के एक सीन को अमेरिका से जोड़कर दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका अपने हरीफों को कमज़ोर करता है ताकि वो जीत सके। इसी तरह की एक और वीडियो में मज़ाहिया तौर पर दिखाया गया है कि अगर अमेरिका की फ़ुटबॉल टीम बेल्जियम को नहीं हराती है तो अमेरिका ने अगले दिन बेल्जियम पर बमबारी शुरू कर दी। एक मज़ाहिया वीडियो में एक सोशल मीडिया सारिफ तंजिया तौर पर दिखाता है कि कैसे बेल्जियम की टीम मैच में सदर ट्रंप को बतौर रेफरी देखकर हैरान हो जाती। अहम बात यह है कि फीफा के इस इंतहाई मुतनाज़ फैसले पर बेल्जियम के अलावा दीगर यूरोपीय टीम्स और खुद यूरोपीय फुटबॉल बॉडी यूएफा का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिस पर फीफा ने यूएफा को जवाब भी दे दिया है।
नॉर्वे की फुटबॉल टीम के कोच ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि फीफा की बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। बैलेगन को रेड कार्ड मिला था और वीएआर ने भी इसकी तस्दीक की थी। इसका मतलब है कि एक मैच की मौतली लाजमी थी। ये एक बहुत ही बुरा फैसला है जो वर्ल्ड कप और अमेरिका दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह जर्मन फुटबॉल फेडरेशन ने इस हवाले से कहा कि फीफा को फौरी तौर पर इन खबरों पर वाज़े बयान जारी करना चाहिए जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी खिलाड़ी बैलेगन का रेड कार्ड खत्म करने के फैसले से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। खेल में सियासी मुदाखलत का तासुर फौरी और वाज़े तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। इस मामले में मुकाबले की शफाफियत और फीफा की साख दाव पर लगी हुई है, जबकि यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल बॉडी यूएफा ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ्लोरेन बैलेगन को रेड कार्ड मिलने के बाद एक मैच की मौतली के कानून पर 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए अमल दरामद मुअत्तल करने का फैसला एक रेड लाइन को अबूर करने के मुतरादिफ है। यूएफा ने अपने बयान में मजीद लिखा है कि फुटबॉल दीगर तमाम खेलों की तरह कवानीन पर कायम है और यही कवानीन मुनसिफाना, दयानतदार और शफाफ मुकाबले की बुनियाद होते हैं। बाज़ औक़ात कवानीन में तशरीह की गुंजाइश होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। रेड कार्ड के बाद कम अज़ कम एक मैच की खुदकार मौतली कोई ऑप्शनल फैसला नहीं है और ना ही इसके निफाज के लिए किसी मजाज इदारे की मंजूरी दरकार होती है। ये एक बुनियादी उसूल है जो कवानीन में वाज़े तौर पर शामिल है और इसमें इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब टूर्नामेंट जारी हो और इसी नौइयत की सूरत हाल का सामना करने वाले दीगर कई खिलाड़ी पहले ही अपनी मौतली पूरी कर चुके हों। यूएफा के मुताबिक जब कवानीन की यकीनी हैसियत को बरकरार रखने वाले इदारे ही इसकी ज़मानत ना दे सकें तो खेल की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है और मुकाबले की साख मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा ये फैसला जारी टूर्नामेंट में एक ऐसी मिसाल कायम करता है जिसके बाद इसी नौइयत के दीगर मामलात में भी यकसां सलूक करना लाजिम होगा जो मुकाबले के मफाद के खिलाफ होगा। फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल खेल इसलिए है क्योंकि ये खूबसूरत खेल है और इस पर एतमाद इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया भर में इसे एक जैसे कवानीन के तहत खेला जाता है। कोई भी टूर्नामेंट अलग थलग नहीं होता और अगर बात वर्ल्ड कप की हो तो इसके फैसले पूरे खेल पर मस्बत या मनफी असरात मुरत्तिब कर सकते हैं। हम इस गैर मामूली, नाकाबिल फ़हम और बिला जवाज़ फैसले पर शदीद हैरत और अफसोस का इजहार करते हैं। ताहम यूएफा का ये बयान सामने आने के बाद फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन ने यूएफा पर ही सख्त तनकीद करते हुए एक बयान जारी कर दिया जिसमें फ्लोरेन बैलेगन के रेड कार्ड को मुअत्तल करने के फैसले की तफसीलात बताने के बाद लिखा है कि फुटबॉल में रेड कार्ड के कानूनी नताइज का दोबारा जायजा लेना कोई नई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर यूएफा से वाबस्ता ज़्यादातर टॉप लीग्स में रेड कार्ड का फैसला बाद में तब्दील या ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक आम तादीबी कार्रवाई है और इस पर कभी एतराज़ नहीं किया गया कि इससे कोई रेड लाइन पार हो गई है। और एक बार फिर ये बात वाज़ेह करनी चाहिए कि जिस फैसले पर एतराज़ किया जा रहा है उसमें रेड कार्ड ख़त्म नहीं किया गया, सिर्फ मुतल्लिका कवानीन की एक वाज़ेह शिक के तहत रेड कार्ड के असरात को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया जो एक ज़्यादा मुतवाज़िन और मुनासिब इक़दाम था। अहम बात यह है कि अमेरिका में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इससे पहले भी मुतादिद तनाज़ात की जद में रहा है और ईरान की कौमी टीम के साथ सख्त इमिग्रेशन रवैये, मैचेस के दरमियान आराम और तैयारी के लिए मुकर्रर वक्त से पहले अमेरिका में दाखिले की इजाज़त न देने के फैसले पर शदीद तनकीद की गई जिसे कई हलकों ने सियासी मुदाखलत करार दिया। ईरान की टीम ने फीफा पर इस हवाले से सख्त तनकीद भी की। इसी तरह सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले रेफरी उमर आर्तान को अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से वीज़ा जारी ना किए जाने के बायस वर्ल्ड कप में शिरकत से महरूम होना पड़ा। यूँ वो फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले पहले सोमाली रेफरी बनने का एजाज़ हासिल ना कर सके। इसके अलावा सख्त वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसियों के बायस दुनिया भर से आदित शायकीन और सहाफ़ी भी अमेरिका में मैचेस देखने और कवर करने से महरूम रहे, जिसके बाद खेल में सियासी मुदाखलत और मेज़बान मुल्क अमेरिका के किरदार पर सवालात उठे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी और फिर तेहरान में जुलूस जनाजा निकाला गया था जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की थी। जिसके बाद आज सुबह ईरान के मजहबी अहमियत के हामिल शहर कुम में आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें ईरान के सियासी और फ़ौजी हुक्काम समेत लाखों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। कुम में आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा जमकरान मस्जिद में बुज़ुर्ग मुज्तहिद आयतुल्लाह जवादी आमली ने पढ़ाई। ईरानी मीडिया में कुम में नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत के मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें लोग सियाह कपड़ों में सुर्ख झंडे उठाए हुए नज़र आ रहे हैं और देखा जा सकता है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। इसके बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के ताबूतों को जुलूस की शक्ल में जमकरान मस्जिद से हज़रत बीबी मासूमा कुम के रोज़े तक
ले जाया गया। वाज़ेह रहे कि कुम में बीबी मासूमा कुम का रोज़ा, मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के बाद ईरान का दूसरा मुक़द्दस तरीन मजहबी मकाम और ज़ियारत गाह है। इसके बाद अब कल यानी 8 जुलाई को शहीद अली ख़ामनाई की मैयत को तैयारे के ज़रिए इराक़ ले जाया जाएगा, जहाँ नजफ़ और करबला में जुलूस जनाजा होगा और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ में नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद की मैयतों को वसूल करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस हवाले से कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं। साथ ही ईरान की पासदारान इनक़लाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने अपने बयान में कहा है कि इराक़ में हमारे शहीद इमाम के जनाजे का गैर मामूली इज्तिमा अमरीकी साजिशों के ख़िलाफ़ दोनों कौमों के मुश्तरका मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करेगा और इंतकाम लेने के अज़म की रेड लाइन को हाईलाइट करेगा। इराक़ में नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को दोबारा ईरान लाया जाएगा और जुमेरात को उनके आबाई शहर मशहद में एक और नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उन्हें इमाम अली रज़ा के रोज़े के इहाते में दफन कर दिया जाएगा। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और जुलूस जनाज़ों को दुनिया भर में कवरेज मिल रही है। जज्बाती मनाजिर सामने आ रहे हैं। ख़ुद अमेरिका के सदर ट्रंप भी हैरत का इजहार कर चुके हैं कि ईरानी आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में रो रहे थे। आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे और तदफीन की वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं और इन दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का कोई वाक़या अभी सामने नहीं आया, लेकिन अब एक दफ़ा फिर कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। अमरीकी और ईरानी मीडिया ने अपने फ़ौजी हुकाम का हवाला देकर दावा किया है कि गुज़िश्ता रात ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिसके बाद खदशा है कि अमेरिका ईरान में जवाबी हमले के कतर का कहना है कि इनमें से एक जहाज़ कतर का था। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक 2 अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी फ़ौज ने पीर की रात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे हैं। ये हमले उस मुफाहमती याददाश्त यानी MOU को ख़तरे में डाल सकते हैं, जिस पर 3 हफ्ते से भी कम अरसा पहले अमेरिका और ईरान ने दस्तखत किए थे और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हमले रोकने पर इत्तफाक किया था और इम्कान है कि अमेरिका इसके जवाब में ईरानी अहदाफ पर हमले करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने पीर को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के साहिल के साथ ओमान के करीब जनूब की तरफ जाने वाले एक ऑयल टैंकर से ये इतला मिली कि उस पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है, जिससे टैंकर पर आग भड़क उठी। जबकि एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि एक दूसरे तिजारती जहाज़ को भी ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया है और दोनों जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी दौरान ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारिस न्यूज़ ने अपनी खबर में दावा किया कि पासदारान इनक़लाब ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को सज़ा दी। ऑयल टैंकर अल रक़ियात ने ओमानी पानियों से गुजरते हुए पासदारान इनक़लाब की नेवी की वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। इस वाक़े के दौरान भी अमेरिका की इस पूरे इलाके पर मुकम्मल फ़िज़ाई निगरानी मौजूद थी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानी कार्रवाई की खबर के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करने वाले मुल्क कतर ने ऑयल टैंकर अल रक़ियात को कतरी जहाज़ करार देते हुए ईरान के हवाले से सख्त बयान जारी किया है। कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर माजिद अल अंसारी ने अपने एक बयान में लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब कतरी जहाज़ अल रक़ियात को निशाना बनाया जाना बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त की सिक्योरिटी और सेफ्टी और आलमी तवानाई की तरसील के तहफ़्फ़ुज़ पर एक नाकाबिल कबूल हमला है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन और खुली खिलाफ वर्जी है। मुतालबा करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान फौरी तौर पर ऐसे तमाम इक़दामात रोक दे जो इलाक़ाई सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं या बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालते हैं। माजिद अंसारी ने मज़ीद कहा कि ईरान महदूद मफादात के हुसूल के लिए आलमी तवानाई की तरसील और ख़ित्ते के ममालिक के वसाइल को ख़तरे में डालने से बाज रहे। हम इस हमले और इसके नतीजे में होने वाले तमाम नुकसानात और नताइज की मुकम्मल कानूनी ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद करते हैं। कतर की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया है। साथ ही ईरानी फ़ौज की इस कार्रवाई के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका भी ईरानी अहदाफ पर हमला कर सकता है। इसके अलावा खुद सदर ट्रंप जहां ईरान से मुज़ाकरात के जरिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो वहीं धमकियां भी दे रहे हैं, जिस पर ईरानी हुक्काम का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मुआहदे तक पहुँच जाएगा या अपना अधूरा काम तमाम करेगा। आज कुम में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शरीक हुए थे, जिसके बाद उन्होंने जुलूस जनाजा की तस्वीर शेयर करते हुए इस पर अपने बयान में लिखा, लाखों बावकार ईरानी ग्रैंड आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनकी लेगेसी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए इत्तिहाद के साथ इस इज्तिमा में शरीक हुए। ना ईरानी शहरी और ना ही हमारी बहादुर अफ़वाज किसी भी धमकी से खौफज़दा होंगे। अब्बास इराक़ची के बयान के मुताबिक मुफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपनी दस्तखत की पासदारी करें। इसी तरह ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अपने एक बयान में कहा है
कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदार अफराद को सजा जरूर दी जाएगी। उनकी शहादत ने अवाम के अज़म को मजीद मजबूत कर दिया है। बाक़िर कालिबाफ ने मजीद कहा कि रहबर की शहादत पर सोग मनाना बेदारी और अज़म की एक अजीम दास्तान बन चुका है और इसने इस्लामी ईरान और इस्लामी दुनिया की फैसला कुन फतह की जानिब तहरीक को नई रफ्तार दे दी है। गुज़िश्ता 4 माह से ईरानी अवाम हर रात अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अपने रहबर को शहीद करने वालों के खिलाफ अपनी नफरत और बेजारी का इजहार कर रहे हैं और इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। बाक़िर कालिबाफ ने मजीद कहा कि ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह खामनाई समेत आला हुक्काम और हज़ारों बेगुनाह अफराद की शहादत के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी और इंतकाम का आखिरी मरहला सहयूनी हुकूमत के कब्ज़े से अल-कुद्स की आज़ादी के ज़रिए पूरा किया जाएगा। बाक़िर कालिबाफ ने अपने पैगाम के आखिर में लिखा कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मुल्क के दिफा के लिए मिज़ाइल लॉन्चर्स के ज़रिए हो या सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए हो या फिर अवाम की खिदमत करके उनके मुआशी और ज़िंदगी गुजारने के हालात को बेहतर बनाने के ज़रिए हो। इस पूरी सूरत हाल में आज सदर ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। उन्होंने तुर्की के सदर एर्दोआन से मुलाकात भी की है और आज ही जहां एक दफ़ा फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की खबर के बाद ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं ट्रंप इंतज़ामिया तवक्को कर रही है कि नेटो समिट के दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और आज़ादाना तिजारत का मौजू भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया को तवक्को है कि इस हफ्ते तुर्की के शहर अनकरा में होने वाले नेटो रहनुमाओं के इजलास में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी ज़ेर बहस आएगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक नेटो के कई इत्तेहादी ममालिक ने नेवल सिक्योरिटी की कोशिशों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन उनके मुताबिक बहुत से ममालिक के पास मौसर मेरीटाइम सिक्योरिटी में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी जहाज़ या दीगर वसाइल मौजूद नहीं हैं और नेटो के इत्तेहादी ममालिक के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का यही पैगाम है कि वो अपने दिफाई अखराजात बढ़ाएं और फौजी तैयारियों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क आज एक ऐसे मौके पर 2 धमाकों से लरज़ उठा कि जब फ्रांस के सदर मैक्रोन शाम के दौरे पर थे और धमाकों के मकाम के करीब ही वो होटल था जहां वो मुकीम थे। धमाकों के नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों समेत कम अज़ कम 18 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वाज़े रहे कि फ्रांसीसी सदर पहले यूरोपीय लीडर हैं जिन्होंने बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम का दौरा किया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का काफिला होटल से रवाना होने के थोड़ी ही देर बाद धमाके हो गए। सदर मैक्रोन दमिश्क के सदारती महल में शामी सदर अहमद अश-शरा से मिलने जा रहे थे। सदर मैक्रोन के दफ्तर के बयान के मुताबिक सदर ने धमाके की आवाज़ नहीं सुनी। खबर के मुताबिक धमाके दमिश्क के मसरूफ़ इलाके में शामी वजारत सयाहत और नेशनल म्यूज़ियम के दरमियान हुए और ये इलाका 4 सीज़र्स होटल के करीब है जहाँ फ्रांसीसी सदर क़याम पजीर थे और उन्होंने रात वहीं गुजारी थी और वहीं पर मंगल की सुबह सिविल सोसाइटी के ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की थी। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का काफिला होटल से शाम के सदारती महल की तरफ रवाना होते ही पहला धमाका हुआ, जिसके बाद धुआं उठने के मनाजिर देखे गए और इसी दौरान ही कुछ मीटर के फासले पर एक एम्बुलेंस के पास ही दूसरा धमाका हो गया। शामी हुकूमत के मुताबिक दोनों धमाकों में मजमूई तौर पर कम अज़ कम 18 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ताहम फिलहाल किसी ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। धमाकों के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन शाम के सदारती महल पहुंचे और वहां उनकी शामी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात हुई। इस दौरान खुद मैक्रोन ने एक्स पर अपने बयान में बताया कि शाम की ख़वातीन और मर्दों की इस ख्वाहिश को कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती कि वो एक मुकम्मल, खुद मुख्तार, महफूज और मुत्तहिद शाम में ज़िंदगी गुजारे। आज सुबह मेरी मुलाकात शाम के मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से हुई। मैंने उनमें वक़ार, हौसला और अज़म देखा। मेरा दौरा जारी है। इसके अलावा दमिश्क में होने वाले बम धमाकों के बारे में शाम की वजारत दाखिला ने मकामी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ये धमाके उस सिक्योरिटी जोन से बाहर हुए थे जो फ्रांस के सदर की रिहाइश के लिए मुकर्रर किया गया था। ना रिहाइश गाह को कोई बराह रास्त खतरा लाहक हुआ और ना ही सरकारी दौरे के प्रोग्राम पर कोई असर पड़ा। फ्रांसीसी सदर का दौरा तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मज़ीद आम खबरें आपके सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस के 2 मरकजी मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने तहरीर किया है, जबकि 3 रुकनी बेंच में उनके साथ जस्टिस शकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शकील अहमद भी शामिल थे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को शक का फ़ायदा देते हुए तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है और इस तगासा का केस कमज़ोर होने की बिना पर मुस्तरद कर दिया है। फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला के वकील का मौक़िफ़ है कि इब्तिदा में ये FIR कराची की
अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिकान के खिलाफ दर्ज की गई थी। इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मुनासिब हिफाजती इकदाम नहीं किए, जिसके नतीजे में तकरीबन 264 अफराद जान से गए, जबकि फैक्ट्री के 60 कारकुन जख्मी हुए। लेकिन वाक़े के तकरीबन 2.5 साल बाद दरख्वास्त गुजारों और उनके दीगर शरीक मुल्ज़िमान को एक घड़ी हुई, झूठी और मन घड़त कहानी बनाकर इस मुकदमे में मुलविस कर दिया गया। उनके मुताबिक हकीकत यह है कि एक सियासी जमात यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को निशाना बनाना मकसूद था और इसी मकसद से ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात बाद में शामिल किए गए। दूसरी जानिब सिंध के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात पुलिस की जानिब से ताख़ीर से रिकॉर्ड किए जाने की माकूल वजह मौजूद है। गवाहों ने बताया कि उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से उन्हें धमकियों का सामना था। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म किया, जो कानून और मुतल्लिका कवायद के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया। गवाह मोहम्मद अरशद ने वाज़े तौर पर बयान दिया कि उसने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ चरिया को 5 नामालूम अफराद के साथ फैक्ट्री में केमिकल छिड़कते हुए देखा था, जिसके बाइस फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के मालिकान में से एक अरशद भाईला ने भी बयान दिया कि दरख्वास्त गुजार अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने उस पर जोर दिया था कि वह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को 25 करोड़ रुपए का भत्ता अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हमने ये बात नोट की है कि इब्तिदा में इस मुकदमे की FIR मुतल्लिका थाने के SHO ने फैक्ट्री के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ इस इल्ज़ाम के तहत दर्ज की थी कि उन्होंने फैक्ट्री में मुनासिब हिफाजती इकदाम नहीं किए थे। लेकिन वाक़े के तकरीबन 2.5 साल बाद इस मुकदमे में एक नई कहानी सामने लाई गई। सबसे पहले हम डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के इस मौक़िफ़ पर गौर करते हैं कि उस ज़माने में MQM के खिलाफ भत्ता तलब करने, कत्ल करने, गाड़ियों और अमलाक को आग लगाने जैसे संगीन इल्ज़ामात आम थे। इसलिए अदालत इन हक़ाइक़ का अदालती नोटिस ले और इसी बुनियाद पर यह करार दे कि इस्तग़ासा की जानिब से पेश किया गया मुहर्रिक यानी मोटिव साबित हो गया है। लेकिन हमारे जहन में कोई इबाम नहीं है कि अगर इस्तग़ासा के इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई काबिल एतमाद शहादत या हतमी सबूत मौजूद नहीं है, तो सिर्फ मफरूज़ों, इम्कानात या उमूमी इल्ज़ामात की बुनियाद पर सज़ा का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि हमारे नज़दीक मुहाजिर पाकिस्तानी कौम का निहायत मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और कीमती हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। ये वो शहरी हैं जिन्होंने 1947 में बरे सग़ीर की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान हिजरत की। इनके ख़ानदानों के लाखों अफराद कत्ल या ज़ख्मी हुए और इन्हें अपने घर बार और हिंदुस्तान में मौजूद अपनी कीमती जायदाद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत से लोगों को अपने सगे भाइयों, बहनों और दीगर करीबी रिश्तेदारों को भी हिंदुस्तान में छोड़ना पड़ा, जबकि वो खुद खाली हाथ पाकिस्तान आए। इन्होंने और उनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क की बुनियाद के लिए अपना खून दिया। आमतौर पर MQM को मुहाजिरों की अक्सरियत की नुमाइंदा जमात समझा जाता है। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लोग इतने नाशुक्रे होंगे कि मुहाजिर कौम की इन और दीगर बेशुमार कुर्बानियों को भुला दें। यह मुमकिन है कि बाज़ अफराद मामूली, संगीन या हता के इंतहाई संगीन जराइम में मुलविस हों, लेकिन सिर्फ चंद अफराद के एमाल की वजह से पूरी मुहाजिर कौम या उसकी नुमाइंदा जमात को महज मफरूज़ों या उमूमी इल्ज़ामात की बुनियाद पर ना तो मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है और ना ही सज़ा दी जा सकती है, जब तक कि इसके बरक्स ठोस और काबिल एतमाद शवाहिद से साबित ना हो जाए। फैसले में यह भी लिखा गया है कि मज़कूरा फैक्ट्री के मालिकान यानी अरशद भाईला और उनके भाई शाहिद भाईला की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें बाद गिरफ्तारी ज़मानत मिल गई और वो बैरून मुल्क चले गए। वाक़े के तकरीबन 2.5 साल बाद इस मुकदमे में एक बिल्कुल नई कहानी सामने लाई गई। बताया गया कि एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम रिजवान कुरैशी ने दौरान तफ्तीश JIT के सामने ये इंकिशाफ किया कि दरअसल अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स फैक्ट्री को अब्दुल रहमान उर्फ भोला, ज़ुबैर उर्फ चरिया और उनके शरीक मुल्ज़िमान ने इसलिए आग लगाई क्योंकि फैक्ट्री के मालिकान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भत्ता अदा नहीं किया था। इसी मुबैना इंकिशाफ की बुनियाद पर अब्दुल रहमान उर्फ भोला, ज़ुबैर उर्फ चरिया और उनके मज़ीद 10 शरीक मुल्ज़िमान यानी मजमूई तौर पर 12 अफराद को इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया। इस तकाज़ा की बाद में पेश की गई कहानी के मुताबिक अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स फैक्ट्री कराची के मालिकान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने 25 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। जब यह रकम अदा न की गई तो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ चरिया ने अपने 5 नामालूम साथियों के साथ फैक्ट्री में केमिकल छिड़क कर आग लगा दी, जबकि भत्ता तलब करने का काम अब्दुल रहमान उर्फ भोला के जरिए किया गया था और उसी ने आग लगाने के पूरे वाक़े की निगरानी भी की थी। इस्तग़ासा ने इस मुकदमे में 400 गवाह पेश किए, लेकिन उनमें से सिर्फ मोहम्मद अरशद ने यह दावा किया कि उसने मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ चरिया और उसके 5 नामालूम साथियों को फैक्ट्री में केमिकल छिड़कते हुए देखा था। दूसरी जानिब फैक्ट्री के मालिकान में से एक अरशद भाईला ने बयान दिया कि अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 25 करोड़ रुपए अदा करने के लिए जोर दिया था।
बाकी तमाम गवाहों के बयानात या तो सिर्फ रस्मी नौइयत के हैं या गैर मुतल्लिका हैं या फिर कमज़ोर या सुनी सुनाई बातों पर मबनी हैं। ये भी काबिल गौर है कि गवाह मोहम्मद अरशद और फैक्ट्री मालिक अरशद भाईला दोनों इब्तिदा में इसी मुकदमे में खुद मुलजिम थे, लेकिन 2.5 साल बाद उन्हें अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया के खिलाफ इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। इसलिए उनके पास ये मकसद मौजूद था कि वो अपनी जान बचाने के लिए अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया के खिलाफ झूठी गवाही दें। ये भी काबिल तवज्जो है कि इन दोनों गवाहों ने खुद कभी कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता ही नहीं किया। ये कहानी इस्तगासा ने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार रिजवान कुरैशी के मुबैना इंकिशाफ की बुनियाद पर पेश की, लेकिन हैरत की बात यह है कि रिजवान कुरैशी को इस मुकदमे के दौरान ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, ना ही उसे इस मुकदमे में मुलजिम बनाया गया, ना ही इश्तिहारी करार दिया गया और ना ही उसे वादा माफ गवाह या आम गवाह के तौर पर पेश किया गया। इस तरह इस मुकदमे की बुनियाद ही मौजूद नहीं है। सरकारी वकील ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला के इस अदालती एतराफ़ जुर्म पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, जिससे बाद में उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान उर्फ भोला के इसी एतराफ़ जुर्म के मुताबिक भी उसने खुद फैक्ट्री को आग नहीं लगाई थी। उसके एतराफ़ और इस्तगासा की कहानी दोनों के मुताबिक फैक्ट्री को आग मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया और उसके 5 नामालूम साथियों ने केमिकल छिड़क कर लगाई थी। मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया का इस इल्ज़ाम के बारे में कोई अदालती एतराफ़ जुर्म मौजूद नहीं है कि उसने जानबूझकर फैक्ट्री को आग लगाई। जहाँ तक भत्ता तलब करने के मकसद का ताल्लुक है तो सरकारी वकील ने खुद तस्लीम किया कि इस मुकदमे में कोई भत्ता अदा नहीं किया गया और ज़बानी तौर पर भत्ता तलब करने का इल्ज़ाम सिर्फ अब्दुर्रहमान उर्फ भोला पर लगाया गया। इसके अलावा इस मुकदमे में पेश की गई फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स में ये कहीं दर्ज नहीं है कि जाए वक़ुआ से जमा की गई अशिया पर किसी भी किस्म का केमिकल मिला हो। अदालती फैसले के मुताबिक हमने मजीद ये भी नोट किया कि अब्दुर्रहमान उर्फ भोला का अदालती एतराफ़ जुर्म मुसलसल 9 दिन पुलिस की हिरासत में रहने के बाद रिकॉर्ड किया गया। इस्तगासा ने इस गैर मामूली ताख़ीर की कोई मजबूत और काबिल यकीन वजह ही नहीं पेश की। अरशद भाईला ने वाक़े के तकरीबन 2.5 साल बाद पहली मरतबा अब्दुर्रहमान उर्फ भोला के खिलाफ बयान दिया। वो इस बात की कोई माकूल वजाहत ही नहीं दे सका कि वो इतने तवील अरसे तक खामोश क्यों रहा। अगरचे उसने ये उज़्र पेश किया कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की धमकियों के बाइस खामोश रहा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इन धमकियों से कब और कैसे आज़ाद हुआ। यह भी हकीकत है कि अरशद भाईला और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद जो फैक्ट्री के मालिक थे इस मुकदमे में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत मिलने के बाद कनाडा चले गए थे, जबकि उसकी गवाही मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के कौंसिल खाने से वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड की गई थी। चूँकि ये गवाह और इसका पूरा ख़ानदान वाक़े के काफ़ी अरसे बाद से पाकिस्तान से बाहर रहा था, इसलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख़तरे का जो उज़्र उसने पेश किया वो एक समझदार शख्स के लिए काबिल कबूल महसूस नहीं होता। मज़ीद ये कि चूँकि मुकदमे के इब्तिदाई मरहले में ये गवाह खुद भी मुलजिम था, इसलिए उसे भी इस मुकदमे में सज़ाए मौत मिलने का इम्कान मौजूद था। अदालती फैसले के मुताबिक मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया वज़ाहिर खुद भी इसी फैक्ट्री में मुलाजिम था। इसी इल्ज़ाम को साबित करने के लिए इस्तगासा ने मोहम्मद अरशद को बतौर गवाह पेश किया। उसने बयान दिया कि 11 सितंबर 2012 को मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया ने उसे कहा था कि वो शाम के वक्त फैक्ट्री आ जाए। ये बात समझ से बालातर है कि मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया का वाकई शाम के वक्त फैक्ट्री में केमिकल छिड़क कर आग लगाने का इरादा था, तो फिर वो मोहम्मद अरशद को शाम के वक्त फैक्ट्री आने के लिए क्यों कहता, ताकि वो उसके खिलाफ गवाह बन जाए। अरशद भाईला ने अपनी जिरा के दौरान ये तस्लीम किया कि वाक़े के बाद उसने मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया को अपनी एक दूसरी फैक्ट्री में मुलाजमत दी थी। हालांकि गवाह मोहम्मद काशिफ ने उसे बता दिया था कि उसे यकीन है कि इस वाक़े का जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया है, लेकिन मोहम्मद काशिफ ने अदालती बयान में खुद ये नहीं कहा कि उसे यकीन था कि आग मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया नहीं लगाई थी, और ना ही उसने ये बयान दिया कि उसने अरशद भाईला को ऐसी कोई बात बताई थी। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं लाई गई जिससे ये साबित हो कि वाक़े के बाद जाए वक़ुआ को महफूज रखा गया, जबकि वहाँ से बरामद होने वाली अशिया तकरीबन 3 साल बाद केमिकल एग्जामिनर या फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भेजी गई। केमिकल इस्तेमाल करके जानबूझकर फैक्ट्री को आग लगाने की ये बाद में पेश की गई कहानी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की किसी भी रिपोर्ट से साबित नहीं होती। इस मुकदमे में 60 अफराद जख्मी थे, उनमें से 34 ने अदालत में गवाही दी, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया ने इस वाक़े में कोई किरदार अदा किया था। दूसरी तरफ जिन तमाम गवाहों ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया के खिलाफ बयान दिया वो ना तो खुद जख्मी थे और ना ही उन्होंने वाक़े के दिन अपनी जाए वक़ुआ पर मौजूदगी का कोई काबिल एतमाद सबूत पेश किया। इस्तगासा ने फैक्ट्री का ऐसा कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वाक़े के दिन मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया या उसके 5 नामालूम साथी फैक्ट्री में दाखिल हुए थे। इस्तगासा के तमाम जख्मी गवाहों ने ट्रायल कोर्ट के सामने अली इंटरप्राइजेज गारमेंट फैक्ट्री के अपने सर्विस गार्ड्स पेश किए, जबकि मोहम्मद अरशद ने अपनी गवाही के वक्त अपना सर्विस गार्ड पेश नहीं किया। मोहम्मद अरशद ने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा था कि मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया ने फैक्ट्री में मौजूद खवातीन कारकुनों की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उसने अपना बयान बदल दिया और अपने बयान में गैर दयानतदाराना इजाफा कर दिया।
ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग कभी भी इस मुकदमे में पेश ही नहीं की गई। चूंकि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग इस मामले का बेहतरीन सबूत थी और इस्तगासा ने उसे पेश ही नहीं किया, इसलिए इस्तगासा के खिलाफ ये मनफी नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर यह सबूत पेश किया जाता तो वह इस्तगासा के मौक़िफ़ की तायद ना करता। इस हकीकत ने भी इस्तगासा की कहानी को मजीद कमज़ोर कर दिया है। गवाह आमिर, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद काशिफ और अब्दुल रईस के बयानात भी काबिल एतमाद नहीं हैं। गार्ड्स की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था कि मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया, जो उस वक्त किसी हथियार से लैस भी नहीं था, फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर देता। एफआईआर में वाज़े तौर पर दर्ज है कि फैक्ट्री के टोटल 4 दरवाजों में से 3 दरवाजे वाक़े से चंद माह पहले ही फैक्ट्री के मालिकान ने बंद कर दिए थे। उन गवाहों ने ना तो अपने सर्विस कार्ड पेश किए और ना ही फैक्ट्री का हाज़िरी रजिस्टर पेश किया, ताकि ये साबित किया जा सके कि वो वाक़े के दिन फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। अदालत ने लिखा है कि हमने मजीद ये भी नोट किया कि अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया का इस वाक़े को अंजाम देने में कोई ज़ाती मकसद नहीं था। खुद इस्तगासा के मुताबिक भत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने तलब किया था, लेकिन इस जमात के रहनुमा यानी अब्दुल रऊफ सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान वगैरह पहले ही ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं और उनकी बरियत के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। उनकी बरियत के खिलाफ इस अदालत में भी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। लिहाजा हमारा गौर व फिक्र के बाद ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस्तगासा इस मुकदमे में मुबैना मकसद भी साबित करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा इस मुकदमे में ना तो जाँ होने वालों कि किसी एक कानूनी वारिस ने और ना ही किसी एक ज़ख्मी ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया के खिलाफ इस्तगासा के मौक़िफ़ की हिमायत की है। लिहाजा ये अपीलें मंजूर की जाती हैं। हाई कोर्ट का 11 सितंबर 2023 का फैसला और ट्रायल कोर्ट का 22 सितंबर 2020 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को शक का फ़ायदा देते हुए तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए। मातहत अदालतों के फैसलों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने के लिए दायर दरख्वास्त भी हो गई है, लिहाजा वो दरख्वास्त भी इसके साथ निपटाई जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। ज़ियारत के इलाके मांगी में पुलिस चौकी पर हमला हुआ है। साथ ही कोयटा के नवाही इलाके हना उड़क में भी दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमले में पुलिस के 9 अहलकार शहीद हो गए और हमले के बाद दहशतगर्द 10 अफराद को अगवा करके साथ ले गए, जिनमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। सरकारी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई और क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के माविन ने कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए कहा है कि डीएसपी गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना काच पहुँच गए हैं। फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह नहीं रहेगी और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। ज़ियारत में दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद एहतजाज शुरू हो गया है। अवाम सड़कों पर हैं और मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी है, जिससे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने और आने वाले रास्ते बंद हो गए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि मकवी पुलिस एहलकारों समेत तमाम अफराद को फौरी बाजियाब कराया जाए। इसके अलावा कोयटा के नवाही इलाके हना उड़क में इतवार को होने वाले वाक़े के बाद कोयटा में भी एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन ने आज तीसरे दिन भी धरना जारी रखा। इतवार को हना उड़क में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद शहीद और 9 अफराद जख्मी हो गए थे। मुसल्लह अफराद 11 अफराद को अगवा करके अपने साथ ले गए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्दों को मारने का ऐलान किया, मगर अब तक मकवी बाजियाब नहीं हो सके। हुकूमती अरकान दावा कर रहे हैं कि हना उड़क में हमला कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों की तरफ से किया गया। बीबीसी से बात करते हुए इस इलाके की रिहायशी मोहम्मद आजम काकड़ ने बताया कि 300 अफराद ने भारी असलहे के साथ हमला किया, जिनके पास 2 से 3 ड्रोन कैमरे भी थे। उन्होंने ये दावा भी किया कि मुसल्लह अफराद 2-3 महीने से मकामी लोगों को खौफजदा कर रहे थे। इस वाक़े के बाद से कोयटा में एयरपोर्ट रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लवाहिकीन और इलाका मकीन सड़कों पर मौजूद है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए, 11 मकवी अफराद को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए और वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। हना उड़क वाक़े के खिलाफ वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया है और अदालतों में पेश नहीं हुए हैं। साथ ही कल होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक फोरम ने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है कि अफगान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स, जिनमें फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फोरम ने वाज़ेह किया कि खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम उसी वक्त मुमकिन है कि जब अफगान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के इस्तेमाल से रोका जाए और इस हवाले से अफगान तालिबान की हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है।
फोरम ने इस बात को भी वादे किया कि पाकिस्तान को अपने अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखने का मुकम्मल हक हासिल है और अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वाज़ेह रहे कि दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात की वजह से बलूचिस्तान अमन व अमान के संगीन चैलेंज से दो चार है। अवामी एहतजाज, शाहराएँ बंद होने और ट्रैफिक मुअत्तल होने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।